हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। आज हम एक ऐसे टॉपिक को करने वाले हैं अगर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि उनका जो एक चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उसी का एक टॉपिक है मृदा अपरदन। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन से संबंधित यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में प्रश्न अक्सर देखे जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो वहां पर प्रश्न पाएंगे और एमसीक्यू के रूप में भी बनता है। जैसे निम्न में से मृदा अपरदन के कारण हैं, कौन से कारण हैं, तो वहां पर 4 ऑप्शन दे देगा, तो ऐसे पूछ सकता है। तो अगर आप क्लास 10th में हैं और एग्जाम देने वाले हैं 2027-28, कोई भी आपका साल हो, कोई भी ईयर हो, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं मृदा अपरदन की परिभाषा क्या है। पढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है 720 पे या 1080 पे, ताकि आपको जो मैं बोर्ड पर लिख कर लाया हूँ आपको वो क्लियर दिखे। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है मृदा अपरदन। सबसे पहले मृदा अपरदन की परिभाषा क्या है? तो देखिए, जो मृदा है, मृदा की जो ऊपरी उपजाऊ परत है, जो ऊपरी उपजाऊ परत है, वो ऊपरी उपजाऊ परत का एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना ही मृदा अपरदन है। अच्छा, मृदा अपने आप तो एक जगह से दूसरे जगह चले नहीं जाएगा। अब वो मनुष्य की तरह तो डोलेगा नहीं। हाँ, वो तब डोलेगा, एक जगह से दूसरी जगह तब जाएगा जब वहां पर कोई बहुत भारी वर्षा हो रही हो या बहुत तेजी से वायु चल रहा हो, हवा चल रहा हो, तो वहां पर मृदा एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाएगा। तो यही हो गया मृदा अपरदन। और यह मैंने परिभाषा में भी बिल्कुल यही लिखा है, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। मैंने एक लाइन में आपको जो बताया वहीं पर यहाँ लिखा है, जल, वायु या अन्य प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों द्वारा। जल, सबसे पहले है जल, वायु या अन्य प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों द्वारा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये तो हो गया हमारा परिभाषा। अब हम बात करते हैं मृदा अपरदन के प्रकार, इसके टाइप कौन है। तो इसके 2 टाइप मुख्यतः देखे जाते हैं। पहला है जल द्वारा अपरदन और दूसरा है वायु द्वारा अपरदन। अगर आप यहाँ पर टाइप देखेंगे जल द्वारा अपरदन, नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी परिभाषा में क्या होने वाला है। तो जहां पर अपरदन वर्षा जल के द्वारा हो या जल द्वारा हो, साथ ही अगर भूमि ढाल है, भूमि की जो भूमि है वो समतल मैदान होने की जगह ढालानुसार है, ढाल के अनुसार है, तो वहां पर मृदा का अपरदन और भी तेजी से होगा, क्योंकि वर्षा तो हो ही रही है, इससे मृदा कटकर बहेगा ही। लेकिन अगर ढाल है भूमि तो और तेजी से होगा अपरदन। तो यहाँ पर देखिए, इसकी परिभाषा में भी यही है कि यह अपरदन वहां अधिक होता है जहां वर्षा अधिक व भूमि ढाल तीव्र होती है। तो जहां भूमि ढाल तीव्र होगी और वर्षा अधिक होगी, वही होगा जल द्वारा अपरदन। अब जल द्वारा अपरदन के भी बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे नहीं कह सकते हैं, 3 प्रकार हैं। वो है चादरी अपरदन, चादरी अपरदन, फिर छोटी नलिका अपरदन, फिर अवनलिका अपरदन। तो इन तीनों प्रकार का आप नाम अभी याद कर लीजिए। इसको हम अगले स्लाइड में अच्छे तरीके से समझेंगे कि भाई ये चादरी अपरदन क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद हमारा दूसरा टाइप है वायु द्वारा अपरदन। अब वायु द्वारा अपरदन क्या है? देखिए, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, जैसे राजस्थान का क्षेत्र हो गया, तो वो बहुत ही सूखा प्रदेश है। मतलब कह सकते हैं वहाँ बारिश कम देखने को मिलती है। तो बारिश कम देखने को मिलती है और तापमान अधिक होता है, तो इससे क्या होता है कि जो मृदा के कण होते हैं वो असंगठित हो जाते हैं। असंगठित मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई बहुत सारे लोग हैं, एक साथ समूह बनाकर रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं संगठित लोग हैं। लेकिन अगर वही अलग अलग हो जाए, छितिर बितिर हो जाए, तो हम बोलेंगे कि भाई वो असंगठित हो गए हैं। तो ठीक ऐसा ही जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र होता है और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, वहाँ की जो मृदा होती है, मृदा के कण होते हैं वो असंगठित होते हैं। और जब असंगठित कण होते हैं तो जब वायु चलता है, तो वायु जब चलता है तो वायु अपने साथ उन मृदा के कणों को भी उड़ा ले जाता है, जिससे मृदा का कण एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाता है। और यही है अपरदन, यानी मृदा अपरदन यही है। तो यहाँ पर अपरदन वायु के द्वारा हो रहा है, इसीलिए इसे हम कह देंगे वायु द्वारा अपरदन। इसीलिए इस प्रकार का नाम हो जाएगा वायु द्वारा अपरदन। मैंने आपको कुछ भी नहीं रटवाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर सेम यही लिखा है कि मरुस्थली तथा अर्ध मरुस्थली, मरुस्थली तथा अर्ध मरुस्थली प्रदेशों में जहाँ मिट्टी के कण असंगठित होते हैं, वहाँ वायु द्वारा मृदा के कणों को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया वायु द्वारा अपरदन कहलाता है। वायु द्वारा अपरदन कहलाता है।
तो मुझे उम्मीद है आपको मृदा अपरदन समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं चादरी अपरदन क्या है, छोटी नली अपरदन क्या है और नलिका अपरदन क्या है। इसे हम अगले स्लाइड पर आपको समझाते हैं, स्लाइड नहीं अगले बोर्ड पर कह सकते हैं। तो अगला हम जो लिख कर लाएंगे वहां पर आपको समझाएंगे तीनों, और उसके बाद हम देखेंगे मृदा अपरदन के कारण, फिर हम देखेंगे संरक्षण के उपाय। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे प्रश्न कैसे कैसे पूछेगा, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा मृदा अपरदन क्या है, इसके प्रकार बताइए, या पूछ लेगा मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण बताइए, साथ ही संरक्षण के उपाय लिखिए, साथ ही संरक्षण के उपाय लिखिए। तो ऐसे बड़ा क्वेश्चन बनाएगा 6 मार्क्स में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे जल द्वारा अपरदन के जो तीनों प्रकार हैं, वो तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है चादरी अपरदन, फिर है छोटी नली अपरदन, उसके बाद है अवनलिका अपरदन। बात करते हैं चादरी अपरदन। तो आप ऐसे समझिए, मान के चलिए ये कोई यहाँ पर उपजाऊ मृदा है, ठीक है, यहाँ पर वर्षा हो रही है और जल धीरे धीरे बह रहा है, ठीक है, जल धीरे धीरे बह रहा है, लेकिन यही जल के साथ जब जो उपजाऊ मृदा है वो भी इसके साथ बहने लग जाए, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाए, तो वही है चादरी अपरदन। मतलब अपरदन केवल मृदा की ऊपरी परत हो रही है और चादर के रूप में। और आपको याद रखना है कि जो चादरी अपरदन है यह धीरे धीरे होता है, मतलब इसमें कोई बहुत तेजी वाली तेज प्रक्रिया से नहीं होता, तेजी से नहीं होता। चादरी अपरदन धीरे धीरे होता है और कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चल रहा है कि भाई अपरदन हो रहा है। तो चादरी अपरदन अगर कहें तो ये ज्यादा खतरनाक है ये दोनों तो पता चल जाते भाई अपरदन हो रहा है। तो अब बात करते हैं दूसरा प्रकार, छोटी नली अपरदन। तो छोटी नली अपरदन को भी हम समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। आप ऐसे समझिए, अगर यही अपरदन लगातार होता रहे, मतलब अधिक समय तक होता रहे, तो ये अपरदन होते होते आप देखेंगे कि छोटी छोटी नलियां विकसित हो जाएंगी और उन नलियों के माध्यम से क्या हो रहा होगा, मृदा बहकर जा रहा होगा एक जगह से दूसरे जगह पर। तो यही हो गया छोटी नली अपरदन। मतलब जब चादरी अपरदन या अपरदन अत्यधिक समय तक होता रहे तो छोटी छोटी नलियां विकसित हो जाती हैं और उन नलियों के माध्यम से जब अपरदन होता है वही हो गया छोटी नली अपरदन। और यहाँ अगर आप एक भाषा के तौर पर भाषा के रूप में अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यदि अपरदन बिना रुके, यदि अपरदन बिना रुके काफी समय के लिए होता रहे तो छोटी छोटी नलियां विकसित हो जाती हैं जो कुछ सेंटीमीटर गहरी होती हैं, और समय के साथ इन नलियों की संख्या बढ़ती जाती है और पेड़ की शाखाओं के समान लगती हैं। इसे हम छोटी नली अपरदन कहते हैं। तो समय के साथ इन नलियों की संख्या भी बढ़ती जाती है और एक टाइम के बाद आपको ये जो नलियां हैं, जो छोटी छोटी नलियां हैं, वृक्ष की शाखाओं के समान दिखने लगती हैं। तो हम इसे ही कहते हैं छोटी नली अपरदन। अब हमारा आ गया जल द्वारा अपरदन का तीसरा प्रकार, अवनलिका अपरदन। ये तो और भी इजी है। तो आप ऐसे समझिए, जब छोटी नली अपरदन हो रहा है ना, ये छोटी नली अपरदन भी लगातार बहुत यानी अधिक समय तक होता रहे लगातार, तो यही जो नलियां हैं वो अत्यधिक गहरी हो जाएंगी, अधिक गहरी हो जाएंगी और अधिक चौड़ी हो जाएंगी, उसे ही हम कहते हैं अवनलिका अपरदन। तो आप देखिए ये चादरी अपरदन, छोटी नली अपरदन और नलिका अपरदन कितना इजी है, तीनों आपस में लिंक है। इसे मैं भाषा के रूप में पढ़ देता हूँ। छोटी नली अपरदन के पश्चात, यानी छोटी नली अपरदन के पश्चात नलियां बड़ी व गहरी हो जाती हैं और अंततः अवनलिका में बदल जाती है, तो इसे ही अवनलिका अपरदन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज के इस छोटे से वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि मृदा अपरदन क्या है, उसकी परिभाषा, और मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है, वो आपको बहुत बेहतर ढंग से बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और मैंने कोई भी बहुत कठिन भाषा नहीं यूज किया है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।